मेडिसिन यू हैव टू मेक योर कॉन्सेप्ट्स ऑब्वियसली यू कांट एक्सपेक्ट कि अगर आप कॉन्सेप्ट बनाए बगैर वन डे आपके सामने एक पेशेंट बैठा हुआ है तो आप उसको कोई रटे वाली चीज आप उसको नहीं बता सकते हो। यू हैव टू एक दफा न्यूरो एनाटॉमी कर लिए सो दैट मींस कि बस उसने सारा कर लिया। मतलब उसको कोई डर नहीं होता कि यार मेरी न्यूरो में यहाँ पे लोगों को आदत नहीं होती है कि वो एक एस्ट्रोलॉजी की कोई एटलस यूज करें, बट डी थ्योरीज के नाम से जो एटलस आती है वो बहुत कल पेपर है एंड यू हैव नॉट डन एनीथिंग, तो उससे पिछली रात अगर आपने कुछ पढ़ने और 10-15 मिनट्स में कवर करना है तो देयर इज अ बुक कॉल्ड शिरजीत। आपको ये पता होना चाहिए कौन सा ऑर्गन आगे पड़ा हुआ है कौन सा ऑर्गन पीछे पड़ा हुआ है। आप रिलेशंस के रट्टे तो मार सकते हो, आप उसको क्रैम कर सकते हो, लेकिन व्हाट्स रियली नीडेड इज कि आपका कॉन्सेप्ट बना हो कि आगे लिवर पड़ा हुआ है और पीछे बाकी चीजें। टेक्स्ट में हम देखते हैं कि बीच में लिखा हुआ होता है कि रेफर टू दिस फिगर फिगर 18.1 और रेफर टू दिस फिगर, हम बस उसको रीड करके रेफर टू दिस फिगर आगे हम उसकी टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। हमें रेफर टू दिस फिगर जब वो कहता है तो हमें उस फिगर अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म है वो मेरे नज़दीक अगर आप सत्यानारायण से ना पढ़ो तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें आपकी कवर नहीं होती हैं। और कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म अगर आप लिपिनकॉर्ड से ना पढ़ो तो आई थिंक आपकी तभी सारी को करिकुलर एक्टिविटी ना हो तो शायद बच्चे का जो ग्राफ होता है वो यूं जाता है। अगर को करिकुलर एक्टिविटी ना मेक दिस 5 years वर्थ रिमेम्बरिंग कि आप जब बाद में अपने दोस्तों के साथ बैठे तो आप ये वाला टाइम याद करो, नॉट दैट कि आपको ये याद आ रहा हो कि यार उस वक्त मैं घर में बैठ के जो है मैं पढ़ रहा होता था या मैं पढ़। Okay, Assalamu alaikum. I'm Ushna, a member of Education Department Singh, and I'm from 4th year MBBS RMU. Today we have on board with us Hamza Asif, and he'll be giving us tips and techniques regarding MBBS and how to manage co-curriculars and stuff. So हमारे पास जो guest हैं Hamza, he has been like managing co-curriculars as well as the good grades, and he's been a part of football team and movie making and dramatics, and he's been part of Sing and RHF as well, and he's been achieving good grades as well. Hello Hamza, how are you? Hello, I'm great. How are you? Yeah, I'm fine. So we are conducting this session that is like MBBS made easy, and so tell me about something like क्या हमारे पास अप्रोच होनी चाहिए MBBS के अंदर, हमें किस तरीके से लेके चलना चाहिए? Okay, so first of all, I'm gonna start with कि क्योंकि majority of the students जो हैं वो FSC करके यहाँ पर आते हैं और कुछ जो होते हैं वो A levels के बाद यहाँ पर आ रहे होते हैं, then there are some foreigners जो कि SAT के टेस्ट देकर आते हैं. So the first thing is कि हमें इस बात को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि when you enter a university and especially a medical college, तो जो पढ़ाई है वो टोटली आपके लिए डिफरेंट हो जाती है। आपने पहले एक एक बुक का एक एक लाइन पढ़ना होता है और आपने उसको अच्छी तरह क्रैम करना होता है। बट इन मेडिसिन यू हैव टू मेक योर कॉन्सेप्ट्स ऑब्वियसली यू कांट एक्सपेक्ट कि अगर आप कॉन्सेप्ट बनाए बगैर वन डे आपके सामने एक पेशेंट बैठा हुआ है तो आप उसको कोई रटे वाली चीज आप उसको नहीं बता सकते हो। यू हैव टू नो समथिंग और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए एंड यू हैव टू नो कि आपने उस पेशेंट के साथ डील किस तरह करने और आप किस तरफ आपका माइंड जा रहा है एंड योर कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर। मतलब यहाँ पर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाती है। So that's different कि आप पहले क्रैम करते थे but now you have to make your concepts. So this is the biggest difference. Yeah, so अच्छा थोड़ा सा आप हमें बताएं कि सेकेंड ईयर में जैसे आपने अच्छा स्कोर किया है तो उसके हिसाब से आप मुझे सब्जेक्ट वाइज थोड़ा बताएं। जैसे वी हैव एनाटमी, तो एनाटमी में हमें कौन सी बुक्स प्रेफर करनी चाहिए? एनाटमी के साथ ही जो सब्जेक्ट्स आ जाते हैं उसके वो भी। फर्स्ट ऑफ ऑल एनाटमी में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एनाटमी को जब भी हम लोग सोचते हैं उसके बारे में कोई बात करते हैं तो वी ऑलवेज लाइक कि एनाटमी है तो हमने ग्रॉस एनाटमी के बारे में सोचना है। ये लाइक बहुत ज़्यादा गलत अप्रोच होती है। जब एनाटमी के बारे में बात की जाए तो यू हैव टू थिंक अबाउट ग्रॉस एम्ब्रियो एंड हिस्टो इक्वली। अगर आप सिर्फ ग्रॉस की तरफ आप जाने की कोशिश करोगे तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि जब आपका कोई भी आपके पास एग्जाम आएगा तो उसके अंदर यू वोंट बी एबल टू परफॉर्म प्रॉपरली, क्योंकि मेजर जो पोर्शन होता है वो ज़्यादा आपके पास एम्ब्रियो का आ रहा होता है और हिस्टो का आ रहा होता है और हमारा जो सारा टाइम स्पेंड हो रहा होता है क्योंकि हमें लगता है कि एनाटमी क्या है, ये ग्रॉस स्ट्रक्चर्स है, बोन्स होगी, मसल्स होगी, हमें लगता है वो मेन एनाटमी, बट एनाटमी के अंदर ये जो सब सब्जेक्ट्स हैं इनको कवर करना बहुत ज़रूरी होता है। सेकेंडली आपने बुक्स की बात की, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एमबीबीएस में आकर आप इस तरह नहीं हो सकता कि आप सिर्फ नोट से पढ़ते रहो, जिस तरह बहुत ज़्यादा लोगों को एफएससी वगैरह में शौक होता है कि हम सिर्फ नोट से पढ़ते रहो, हम अपनी मेन बुक की तरफ ना जाएं। सो एमबीबीएस में आने के बाद ये चीज़ जो है ये इट्स टोटली डिफरेंट। सो यू हैव टू नो दिस, एनीवन हु कम्स इनटू एमबीबीएस और स्पेशली अगर वो सेकेंड ईयर में आ ही चुके हैं तो उनको इस बात का आइडिया हो जाना चाहिए कि नोट्स जो हैं देयर अ बिग नो।
आप एडिशनली उनको यूज कर सकते हो, आप एक्स्ट्रा बुक्स यूज कर सकते हो उसके लिए, बट जो मेन आपकी एक टेक्स्ट बुक होनी चाहिए वो बहुत लाजमी है। अब बात करते हैं कि कौन सी टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जब मैंने अपना एक रफ रिसर्च की, तो मुझे ये पता चला था कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो यूज होती है वो बीडी चौरासिया यूज होती है, ठीक है। और क्योंकि सेकेंड ईयर के अंदर हमारे पास न्यूरो एनाटमी आती है, तो मेजोरिटी ऑफ द कॉलेजेस जो है वो स्नेल को यूज करते हैं। मैंने पर्सनली जो है बीडी चौरासिया को यूज किया था, एंड आई फाउंड इट एडिक्वेट। उसके अंदर ये है कि थोड़ा रट्टे वाले कॉन्सेप्ट ज्यादा आ रहे होते हैं, मतलब इस तरह की बातें लिखी होती है, यू जस्ट पिक देम अप एंड यू जस्ट क्रैम देम। उसके साथ जो बुक मेरे नज़दीक जो यूज करना जरूरी है और जिससे बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज होते हैं वो आरजे लास्ट है। आप वो यूज कर भी सकते हो, जो एक अच्छा बच्चा होगा वो उसको दोनों साइड से यूज करने की कोशिश करेगा। वो बीडी पढ़ रहा होगा, साथ साथ अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए साथ वो पढ़ रहा होगा। सेकेंडली जो न्यूरो एनाटमी, स्पेशली क्योंकि न्यूरो एनाटमी हमारे पास एक बहुत ही मेजर किस्म का यहाँ पर एक टॉपिक आ जाता है जिससे सारे बच्चे डरे होते हैं, मतलब सेकेंड ईयर में आने का इस तरह हमने सोचा होता है कि हम सेकेंड ईयर में जा रहे हैं, हमने न्यूरो एनाटमी करनी है। तो उसके लिए जो है स्नेल जो है इट इज मोर देन इनफ। और आई थिंक कि अभी क्योंकि मैंने रिसेंटली सारी न्यूरो एनाटमी की है, कि जिस बच्चे ने लाइक अगर स्नेल से एक दफा न्यूरो एनाटमी कर लिया, सो दैट मीन्स कि बस उसने सारा कर लिया, मतलब उसको कोई डर नहीं होता कि यार मेरी न्यूरो में कोई चीज रह गई है। सेकेंड ईयर हमारे पास आ जाती है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी जो है सेकेंड ईयर की फर्स्ट ईयर से काफी डिफरेंट है। सेकेंड ईयर की लाइक आई थिंक कि 20 टाइम्स आसान है, आसान भी है, कम भी है, लेकिन उस और अब इस तरह की हिस्टोलॉजी है जो आपको पढ़ के मजा आ रहा होता है। फर्स्ट ईयर की जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है उससे। और सेकंड ईयर में जो बुक यूज करनी चाहिए दैट्स लाइक हुसैन, और इस बात के ऊपर मेजोरिटी का जो है वो कंसेंसस होता है कि हम लाइक हुसैन यूज करें। उसके साथ जो हिस्टोलॉजी की एटलस यूज करना, यहाँ पे लोगों को आदत नहीं होती है कि वो एक हिस्टोलॉजी की कोई एटलस यूज करें, बट डी फ्योरीज के नाम से जो एटलस आती है वो बहुत जरूरी होती है। उसको जब आप एक दफा उस देख लें, एक डायग्राम को देख लें और उसके साथ जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको, बहुत थोड़ा सा टेक्स्ट होता है, आप उसको एक दफा पढ़ लें, वो एक बिल्कुल एडिक्वेट होते हैं, और उसके बाद आपको वो चीज़ कभी भी नहीं भूलती है। और उसके अलावा अगर किसी बंदे को बहुत ज़्यादा हिस्टोलॉजी पढ़ने का जैसा शौक होता है और उसके अंदर काफ़ी बातें एक्स्ट्रा हमें पता चल रही होती हैं, तो उसके लिए यूट्यूब पर दाऊद के नाम से एक बंदा वीडियोस बनाता है, अगर वो भी देख ली जाए तो उससे भी वो जिस तरह लोगों को होता है ना कि बुक्स नहीं पढ़ी जाती है बट दे प्रेफर कि हमें कोई इस तरह की वीडियो मिल जाए, दाऊद सलीम है और समथिंग, अब वो अगर यूट्यूब पे जाके वीडियो देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा काफ़ी हो जाता है। एम्ब्रियोलॉजी के लिए जो मतलब एक किस्म का जिस तरह एक जरूरी किताब होती है जो पढ़नी, वो केएलएम है, सीधी सी बात है। और वो केएलएम जो है वो एक किस्सा की बुक है कि उसके अंदर हर चीज कवर्ड होती है। और अगर किसी कोई बंदा लाइक फॉर एग्जांपल आपका कल पेपर है एंड यू हैव नॉट डन एनीथिंग, तो उससे पिछली रात अगर आपने कुछ पढ़ने और 10-15 मिनट्स में कवर करना है, तो देयर इज अ बुक कॉल्ड शर्जील। आप शर्जील को पढ़ लो और उसके उस सिस्टम को पढ़ लो, तो उससे आपका जो है वो सारा कवर हो जाता है। तो दिस इज ऑल फॉर एनाटमी, इसकी ये बुक्स हैं। तो हमने ठीक है बुक्स से कर लिया, हमने सारे कॉन्सेप्ट्स भी गेन कर लिए, फिर हमने इसको रिटेन कैसे करना है, दैट्स द मेन क्वेश्चन। कि मतलब इन द एंड अक्सर यही होता है कि आपने कर लिया होता है सब एंड यू आर टोटली ब्लैंक द नाइट बिफोर एग्जाम, दैट्स द मेन क्वेश्चन। एग्जैक्टली। एमबीबीएस में ये सिर्फ एनाटमी का ही मसला नहीं है, ये आई गेस हर सब्जेक्ट का मसला होता है। और रिटेन करने का मेरे नज़दीक सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है, वो ये है कि जितना जिस चीज़ को बार बार पढ़ोगे, ये दिस इज योर माइंड। हमारे जो मेमोरी स्टोर होती है वो इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ सिनैप्सेस, और वो किस तरह बनते हैं, जब वो बार बार चीज़ें हमारे ब्रेन के अंदर से गुजरती है, हम उसके बारे में सोचते हैं, हम उसको बार बार पढ़ते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम उसको बार बार पढ़ेंगे तभी वो रिटेन होगा, और कोई उसका शॉर्टकट नहीं हो सकता। और दूसरा ये है कि आप जो है जो शॉर्ट बुक्स होती हैं, जैसे मैंने अभी शर्जील का बताया, देयर आर शॉर्ट बुक्स फॉर एवरी सब्जेक्ट। और जैसा फिजियो की फिरदौस मशहूर है, अब हमें शुरू में होता है कि शॉर्ट बुक नहीं पढ़नी, ये हो जाएगा ये हो जाएगा, लेकिन हाँ इन दी एंड आपको वो पढ़नी होती है और उसका आपको काफी ज्यादा फायदा होता है कि इन अ शॉर्ट टाइम यू कवर अ लार्ज सिलेबस। तो या शॉर्ट बुक्स एंड ये कि बार बार उसको पढ़ा जाए। और वीडियो लेक्चर्स के बारे में आप क्या कहेंगे कि वीडियो लेक्चर्स कितना हेल्प करते हैं? स्पेसिफिकली अबाउट एनाटमी या ओवरऑल? या एनाटमी एंड ओवरऑल भी कह सकते हैं, मतलब वीडियो लेक्चर्स इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं क्योंकि वीडियो लेक्चर्स देख के आपका एक 3 डायमेंशनल इमेज बनता है आपके ब्रेन में। इस तरह नहीं हो सकता कि अगर आप न्यूरो एनाटमी पढ़ रहे हो तो आप सिर्फ टेक्स्ट पढ़ लोगे तो आपका, जैसे फॉर एग्जांपल सारे फोरामेन होते हैं आपके हेड एंड नेक के अंदर, और जैसा न्यूरो एनाटमी के अंदर जैसे सारे गायरे और सल्काएं हैं, अब इस तरह नहीं हो सकता कि यू जस्ट रीडिंग द टेक्स्ट
और उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके लिए आप वीडियोस देखते हो। अब वीडियोस में जो है वो आपको चीजें कट करके और वो सा करके दिखाते हैं जिससे आपका एक 3 डायमेंशनल इमेज बनता है। और उस 3 डायमेंशनल इमेज की एनाटमी में बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आप न्यूरो को निकाल भी दें, इफ यू टॉक अबाउट जीआईटी में भी इवन आपको ये पता होना चाहिए कौन सा ऑर्गन आगे पड़ा हुआ है, कौन सा ऑर्गन पीछे पड़ा हुआ है। आप रिलेशंस के रट्टे तो मार सकते हो, आप उसको क्रैम कर सकते हो, लेकिन व्हाट्स रियली नीडेड इज कि आपका कॉन्सेप्ट बना हो कि आगे लिवर पड़ा हुआ है और पीछे बाकी चीजें पड़ी है। सो दिस इज व्हाट्स नेसेसरी। और वीडियो लेक्चर्स जो है वो एनाटमी के, स्पेशली ग्रॉस एनाटमी के, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और डायसेक्शन हॉल हमें कितना मतलब फ्रीक्वेंटली उसको सीरियस और लेना डायसेक्शन चाहिए? हॉल, हाँ, डायसेक्शन हॉल को मेरा ख्याल है इट इज द मोस्ट ओवरलुक्ड पार्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर। हम्म। और ये दिस इज एक्सट्रीमली नेसेसरी। और हमारा क्योंकि कोविड की वजह से हम लोग नहीं जा सके थे, और फर्स्ट ईयर का एक बहुत थोड़ा सा पार्ट था जिसमें हम जा सकते थे। एंड ऑनेस्टली मुझे अभी जो जो चीजें मुझे पर्सनली याद है वो वही है जो मैं डायसेक्शन करके मैं उधर देखता होता था। तो आई थिंक कि जिसको मौका मिले वो डायसेक्शन को बिल्कुल भी लाइट ना ले, इवन इफ यू हैव टू स्पेंड एक्स्ट्रा आवर्स डायसेक्टिंग द कैटेगरीज, आई थिंक यू शुड गो देयर। और बल्कि जब बंदा थोड़ी दिन जाना शुरू होता है, बंदे का खुद ही शौक बनना शुरू हो जाता है। और क्योंकि जब बड़ी क्लासेस होती हैं तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में इतना मौका नहीं मिल रहा होता कि हम एक ही कैटेगरी के ऊपर जाके पूरी क्लास जाके देखें। तो यू शुड स्पेंड एक्स्ट्रा टाइम ऑन इट, और आपको स्पेशल परमिशन लेके जाने चाहिए। एक दफा जो आप डायसेक्शन में देख लो, आपको कभी भी नहीं भूलते, एंड दैट्स गारंटीड। you're right. So अब हम फिजियोलॉजी की तरफ आ जाते हैं। फिजियोलॉजी के बारे में आप थोड़ा सा बताओ कि कौन सी हमें बुक्स प्रेफर करनी चाहिए, इसमें हमें रिटेन कैसे करना है, पढ़ना कैसे है एंड स्टफ। ओके, फिजियोलॉजी की एक ही मेन बुक है जो पढ़ लो तो ऐसा नहीं हो सकता कि पेपर का भी आपका बहुत ही ज्यादा बायस है और आप फेल हो जाओ कि अगर आपने कोई और बुक को नहीं पढ़ा। एंड दैट बुक इज गाइडेन। गाइडेन जो है ऑलरेडी एक बहुत ही एक्सटेंसिव किताब है, फैली हुई किताब है। बस गाइडेन का जो बहुत बड़ा मुझे फायदा लगता है कि गाइडेन की लैंग्वेज बहुत सिंपल है। वो एक बात को बार बार इतना ज्यादा रिपीट करता है कि इवन इफ यू आर रीडिंग इट एंड नॉट मेमोराइजिंग इट, वो आपको जबरदस्ती मेमोराइज हो जाएगा। उसके साथ जो डायग्राम्स बनी होती हैं उनको आप लाजमी देखें। जो एक नॉर्मल बच्चा जब पढ़ रहा होता है उसकी एक बहुत बड़ी गलती होती है कि जब वो पढ़ रहा होता है ना, तो टेक्स्ट में हम देखते हैं कि बीच में लिखा हुआ होता है कि रेफर टू दिस फिगर, फिगर 18.1, और रेफर टू दिस फिगर। हम बस उसको रीड करके रेफर टू दिस फिगर आगे हम उसकी टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। हमें रेफर टू दिस फिगर जब वो कहता है तो हमें उस फिगर को देखना चाहिए, हमें उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो गाइडन को अगर जो बंदा फिगर्स देख रहा है और उसके साथ रीड कर रहा है, आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ। और फिजियोलॉजी एक इस तरह का सब्जेक्ट है कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब नॉर्मल बॉडी की फंक्शनिंग पता होना, इट्स लाइक एमबीबीएस के बगैर हो ही नहीं सकता है। और जो भी बच्चा पढ़ रहा होता है वो पहली दफा पढ़े आखिरी दफा पढ़े, हर बार उसको कोई ना कोई नई बात पता चल रही होती है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और गाइडेन इज अ सोल बुक, आप उसको पढ़ो कभी भी जो है उससे हमें कमी नहीं होगी कि मतलब ये कुछ हमारा रह रहा है, ये हो रहा है। कुछ इस तरह के टॉपिक्स होते हैं जो जो टीचर्स हमें स्पेशली आकर बताते हैं। जैसा एक है फॉर एग्जांपल एक डॉकिंग मैकेनिज्म था जो कि हमारा सिर्फ शेवुड में लिखा होता है। तो उसके लिए आपको इस तरह नहीं है कि आपको पूरी बुक जाके शेवुड खोलनी पड़ेगी। यू जस्ट हैव द पीडीएफ, और आप उसमें से उसकी एक दो पेजेस होते हैं, आप वहां से पढ़ लो, दैट्स मोर देन इनफ। और वो आपके कलीग्स और आपके जो टीचर्स होते हैं वो आपको बता देते हैं। ना भी पढ़ो तो इट्स नॉट लाइक यू मिसिंग ऑन समथिंग मेजर, क्योंकि मेन जो है वो गाइडेन में कवर हो जाता है। ओके, सेकेंडली इसमें वीडियो लेक्चर्स की बात कर लेते हैं। जो वीडियो लेक्चर्स गाइडेन की या फिजियोलॉजी की, देयर इज नो सच नीड। आपको अगर सही तरह पढ़ना आगे है ना, अगर आपको गाइडेंस पढ़नी आ गई, देन देयर इज लिटरली नो नीड। क्योंकि फिजियोलॉजी एक इस तरह का सब्जेक्ट है कि अगर इसमें एक दफा पढ़ जाओ तो वो इतना एक्सटेंसिव है कि आप वो रुक नहीं सकते आप किसी भी पॉइंट पर। इफ यू गो इनटू वीडियो लेक्चर्स तो आई थिंक वो चलते चलते लंबी लंबी वीडियोस देखना, इट्स क्वाइट हेक्टिक, और आप बंदा खुद भी एग्जॉस्ट भी हो जाता है। तो उससे बेहतर यही है कि यू जस्ट टेक ऑन द बुक और ट्राई करो कि कोई भी चैप्टर्स जो है वो उनमें कोई भी चैप्टर जो है मिस ना हो। तो दैट्स रियली लाइक नेसेसरी फॉर फिजियोलॉजी। और व्हाट वाज द थर्ड क्वेश्चन? मतलब हाउ वी गोना रिटेन दैट, यही था मतलब। रिटेन दैट, एग्जैक्टली। जिस तरह एनाटॉमी की बात थी, इसकी भी वही है कि गाइडेंस को जितनी बार बार पढ़ी जाए ना वो बहुत जरूरी है। अब एक फॉर एग्जांपल एक रिव्यू बुक है फिरदौस के नाम से, जिसका शुरू में हम काफी मजाक भी उड़ाते हैं, बट एंड पे आई थिंक 90% ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो उसी को यूज कर रहे होते हैं। सो फिरदौस एक इस तरह की मुझे बुक लगती है कि जब प्रॉफ से पिछले दिन हमें प्रॉफ में मैक्सिमम फिजियोलॉजी के पेपर में हम तो मॉड्यूलर से पढ़े हुए, हमारा मॉड्यूल सिस्टम होता था, बट एक कन्वेंशनल सिस्टम में जब एक फिजियोलॉजी
फिजियोलॉजी के पेपर होते हैं उसमें हार्डली आप देखें 2 से 3 छुट्टियां होती हैं। अब सेकेंड ईयर का कोर्स इतना ज्यादा है, उसमें रीनल है, उसमें जीआईटी है, उसमें न्यूरो, सिर्फ न्यूरो ही उसका आई गेस 11 और 12 चैप्टर्स हैं। तो वो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि कोई भी बच्चा बैठ के पूरे चैप्टर्स जो है गाइडन के पढ़ सके उस आखिरी 2 दिनों में। तो उसके लिए इट बिकम्स अ नेसेसिटी कि आप जो हो फिरदौस खोलो या एनी अदर बुक फॉर दैट इंस्टेंस, आप फिरदौस खोलो और फिरदौस खोल के जो है उसके अंदर जितनी भी उसका कंटेंट लिखा हुआ है आप उसको रीड कर लो। टाइम उसमें भी काफी लगता है कि फिजियो है ही एक एक्सटेंसिव सब्जेक्ट, लेकिन कोई भी इस तरह की चीज नहीं होती जो आपकी मिस हो जाए, और पेपर ऑनेस्टली 90% ऑफ पेपर वही होता है जो आपके फिरदौस से आ रहा होता है। सो रिव्यू बुक फॉर फिजियोलॉजी मेरे लिए वो एक पर्सनल ओपिनियन ये है कि वो एक मस्ट है। कुछ लोग होते हैं जो कि इसकी तरफ से डिसएग्री करेंगे, बट पर्सनली फॉर मी रिव्यू बुक इज अ मस्ट। अच्छा, और ये आप बताएं कि क्लास लेक्चर्स कितने इंपॉर्टेंट है फिजियोलॉजी के अंदर, कि द टीचर दैट इज डिलीवरिंग। हाँ, क्लास लेक्चर्स के बारे में अगर पर्सनली स्पीकिंग मैं कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता कभी भी क्लास लेक्चर्स में, लेकिन इसी वजह से क्योंकि मैं कभी लेता नहीं हूँ, तो जब मैं एक दो लेता हूँ तो मुझे उस बात से इस बात का अंदाजा होता है कि क्लास लेक्चर्स आर वे टू मच बेनिफिशियल। और एक नॉर्मल बंदे के जहन में इसी तरह की बात होती है कि जब आप क्लास लेक्चर ले रहे हो तो यार ये तो मैं घर जाके पढ़ लूंगा, ये तो मैं अपने दोस्तों से कवर कर लूंगा, या मैं अपनी बुक पढ़ूंगा ये मेरा कवर हो जाएगा। एक जो टीचर पढ़ा रहा होता है और एक जो आप खुद जाके पढ़ रहे होते हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। जो टीचर पढ़ा रहा होता है ना वो आपको बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करके और जो चीज इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर फोकस करके बता रहा होता है, बिकॉज ही हैज गॉन थ्रू इट अ लॉट ऑफ टाइम्स। अब आप जो उसको पहली दफा पढ़ रहे हो आपके लिए ये चीज बहुत ज्यादा मुश्किल होती है कि जब आपको घर जाके पढ़ोगे तो आपको रिटेन हो जाएगा, आप समझ लोगे, रिटेन होना दैट्स क्वेश्चनेबल। सो जो लेक्चर्स होते हैं फिजियोलॉजी के, स्पेशली फिजियोलॉजी के लेक्चर्स बहुत जरूरी होते हैं। मैं पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है कि जो लेक्चर्स मैंने मिस किए थे, बट आई हैव मिस देम। और जो मेरे दोस्तों ने जो पढ़े थे मुझे ऐसा फील होता है कि लाइक उनके कॉन्सेप्ट जो थे वो मेरे से ऊपर थे, क्योंकि पेपर पेपर देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट और देन यूटिलाइजिंग दैट कॉन्सेप्ट इन योर पेपर। ठीक है, तो उसके जो स्पेशली फिजियोलॉजी के लेक्चर्स जो हैं वो लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, लाइक वेरी नेसेसरी। सो थोड़ा सा हमारे ये होता है कि लेक्चर्स जब हो रहे होते हैं तो दैट्स लाइक आपकी थोड़ी टाइम के लिए आपके अटेंशन होती है, देन यू लूज द अटेंशन स्पैन। ठीक है, एंड देन आफ्टर दैट अगर मैं इस हिसाब से बात करूँ कि SDL और जो PBLs हो रहे होते हैं लाइक अ स्मॉल ग्रुप डिस्कशन एंड दैट जो CBLs होते हैं हमारे फॉर द केस बेस्ड लर्निंग, तो उस हिसाब से आप बताओ कि कितना ज़्यादा वो बेनिफिशियल है एज कम्पेयर टू द लेक्चर्स दैट आर बीइंग डिलीवर्ड। अच्छा, इसमें ये है कि ये STLs, PBLs, SGDs, CBLs ये सारी जो है ये नई टर्मिनोलॉजीज हैं, और क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन जो है ये अब बहुत ज़्यादा डेवलप होना शुरू है। सो ऑब्वियसली व्हेन देयर इज समथिंग न्यू हमें उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए, एंड वी नो कि वो हमारे बेनिफिट के लिए आ रही है। ऑल्दो बच्चे बहुत ज़्यादा भागते हैं इस तरह की चीज़ों से, बट PBL का मकसद ही ये है कि जो आप साथ लेक्चर्स में पढ़ रहे हो वो सारी चीज़ जो है वो आप खुद अप्लाई करो, ताकि आपको अगली बार वो कभी भी भूले ना। व्हाट इज अ PBL? कि आपको एक प्रॉब्लम दिया उन्होंने, प्रॉब्लम के बाद उन्होंने आपसे क्वेश्चंस किए, वो प्रॉब्लम सारे बच्चे एक 20 बच्चों का एक ग्रुप होगा, वो सारे डिस्कस करोगे, डिस्कस करने के बाद आप उसके क्वेश्चंस के आंसर निकालोगे और वो आंसर आप अपने टीचर को दोगे, वो बताएगा इफ यू गिवन द करेक्ट आंसर और नॉट। सो एक एक नॉर्मल बंदा अगर इस बात को वैसे ही जनरली सोच ले तो ही नोज के यार जब भी वो ये चीज इस चीज का आंसर दे रहा होगा तो वो चीज उसको कभी भी नहीं भूलेगी, बिकॉज ही इज गिवन इट अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ थॉट के यार ये चीज जो है हम लोग पढ़ रहे हैं। सो PBLs इस तरह की चीजों से बिल्कुल भी नहीं भागना चाहिए आई थिंक। और ये चीजें जो हैं उस वक्त बंदे को नहीं एहसास हो रहा होता कि हम लोग जिस उस स्टेज से गुजरे हैं, बंदा बाद में इस तरह की बातें करना, जब उस स्टेज पे बंदा होता है बंदा सोचता है यार ये तो बड़ी अहमी बातें कह रहे थे कि यार अपने आप को बचा रहे हैं कि ये मेरी वजह से क्लासेस ना मिस करे। बट बड़ा होके जब थोड़ा बहुत बंदा आगे अगली स्टेज पर आया तो बंदा कहता है यार उस वक्त मैंने ले लिया होता, ये इस तरह की बातें ना की होती तो इट वुड हैव बीन वेरी बेनिफिशियल फॉर मी। सो हाँ, आई एम ऑफ दैट थॉट के PBL, CBL, STDs इन चीजों को कभी भी लाइट नहीं लेना चाहिए, दे आर वेरी नेसेसरी। और जब तक बंदा अपने ग्रुप्स की डिस्कशन ना करे, इवन MBBS में आपको भी पता है कि ग्रुप स्टडीज को हमेशा ज्यादा प्रेफर करना चाहिए रादर देन स्टडीइंग अलोन, तो उसका जो है एक डेफिनेटली एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। ओके, सो वी शुड मूव ऑन टू बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के बारे में आप क्या बताओगे कि कौन सी बुक्स प्रेफर करें एंड व्हाट द मेथड शुड बी। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री सेकेंड ईयर की बायोकेमिस्ट्री इज नॉट टफ बट इट्स अ बिट एक्सटेंसिव, क्योंकि इसके अंदर मेटाबॉलिज्म आ जाते हैं, अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म आ गया, फैट मेटाबॉलिज्म आ गया, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आ गया। अब जो बुक्स हैं, दो मेन बुक्स हैं। इट्स लाइक कि आपने खुद डिसाइड करना है कि आप कौन सी बुक को फॉलो करना चाहते हो। कुछ टॉपिक्स के लिए लिपिनकॉट आप लोग यूज करते हो, कुछ टॉपिक के लिए आप सत्यानारायण यूज करते हो। अब जो अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म है वो
मेरे नज़दीक अगर आप सत्यानारायण से ना पढ़ो तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें आपकी कवर नहीं होती हैं। और कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म अगर आप लिपिनकॉर्ड से ना पढ़ो तो आई थिंक आपकी तब भी सारी चीज़ें कवर नहीं होती हैं। जो सत्या है वो एक इंडियन ऑथर है, और इंडियन ऑथर्स जो एक नॉर्मल उनके बारे में एक मशहूर है कि वो हर बात को खींच के एक्सप्लेन करते हैं, मतलब हर चीज़ की जो है वो एक डिटेल देते हैं। जो लिपिनकॉर्ड है उसमें ये होगा कि पढ़ना उसको ज़्यादा It's आसान होगा, 7 क्यों? o'clock. क्योंकि वो कम कम लिखा हुआ होगा उसके ऊपर। तो और इस बायोकेम सेकेंड ईयर की इसलिए थोड़ी सी डिफरेंट है, जैसा मैं बता रहा था कि वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म अलोन उसके आई थिंक 6 चैप्टर्स हैं, 6 या 7 चैप्टर्स हैं। अब ये नहीं हो सकता कि एक बंदे का मॉड्यूल है, ये कोई क्लास टेस्ट है, तो एक दिन में बैठ के वो पूरा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कवर कर लेगा। सो उसका सिंपल सा हल ये है कि जितने भी मेटाबॉलिज्म्स के जो प्रोसेसेस या साइकिल्स लिखे हुए होते हैं लिपिनकॉर्ड के अंदर, आप पहले उसको एक पेज के ऊपर लिख लो ताकि आपके पास वो सारे मेटाबॉलिज्म्स अलग हो जाए। एंड दैट्स व्हाट वी डिड। हम लोगों का 4 का ग्रुप था, हम लोगों ने उन सारों को जो मेटाबॉलिज्म्स हैं हमने उनको अलग करके लिख लिया था, एंड देन हमने उस टेक्स्ट पर जाकर पढ़ा था। फिर जो है हमारे लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो गई थी। लेकिन सिंपल सी बात है, आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ये नहीं कर सकते हो कि आप सिर्फ वो साइकिल्स बना के चले जाओ या उनको तैयार करके चले जाओ। यू नीड टू रीड द टेक्स्ट। अगर आप टेक्स्ट नहीं पढ़ोगे तो आपका कॉन्सेप्ट कभी भी क्लियर नहीं होगा। और अब जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह के नहीं आते हैं कि ड्रॉ दिस साइकिल, ड्रॉ दिस साइकिल। वो हमेशा ऐसा कहोगे कि यार इस साइकिल में अगर इस एंजाइम की कमी है तो उससे क्या डिजीज होगी। अब ये सारी चीजें जो ये टेक्स्ट में लिखी होती हैं दे आर नॉट अवेलेबल कि अगर आप कोई डायग्राम बना रहे हो तो उससे आपका कवर हो जाएगा। सो इट्स वेरी नेसेसरी कि आप जो उसका टेक्स्ट पे बार बार रीड करो। और लिपिनकॉर्ड मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म एटलीस्ट जो है वो सत्यानारायण से लाजमी करो ताकि उसके अंदर सब कुछ कवर हो जाए। और अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म वैसे भी सबको पता ही होता है कि वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी फैट मेटाबॉलिज्म हो गया, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हो गया, और बाकी जो सेकेंड ईयर का जितना भी सिलेबस है लिपिनकॉर्ड उसके लिए इनाफ है। और जहाँ इसके वीडियो लेक्चर्स के बारे में ये कि मैंने कभी वीडियो लेक्चर्स इसके नहीं देखे, एक दो टॉपिक्स है जिसके लिए देखे थे। इसमें होता ये है कि जो एंजाइम्स होते हैं ना उनकी भी अक्सर एनिमेशंस मौजूद होती हैं। आप अगर जाके कोई भी लिखो ना कि यार लाइपेज है या ऐसा कुछ, तो उसके बारे में जाके जो आप लिखो कि एनिमेशंस ऑन यूट्यूब, तो वो यूट्यूब के ऊपर उसका की एनिमेशन आ जाती है। और जब वो आपके ज़हन में एक दफ़ा आ जाए ना तो वो आपको कभी भी भूलती नहीं है। सो अगर तो इफ़ यू आर एमिंग फॉर द वीडियो लेक्चर टू बी एन एनिमेशन, तो आपका एक तो टाइम भी बचेगा और आपका बहुत ज़्यादा चीज़ जो है वो जल्दी कवर भी हो जाएगी। और बाकी जो एक्सटेंसिव किस्म के होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सेल्फलेस मेडिको से मैं अक्सर पढ़ लेता था। उसमें ये होता है कि जब बंदे का किताब पढ़ने का दिल ना करे तो फिर बंदा सेल्फलेस मेडिको साइट पे लेक्चर देख ले ताकि बंदा लेटा लेटा थोड़ा बहुत उसको कवर हो जाता है कि ही इज प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। बट डेफिनेटली बुक रीडिंग के अलावा उसका कोई हल नहीं है, स्पेशली फॉर बायोकेम। ओके, सो अब हम आते हैं बेसिकली एग्जाम स्ट्रैटेजी के ऊपर, और हमारे पास अटेम्प्टिंग के क्या टेक्निक्स होने चाहिए। अब हमने तैयारी कर ली है सारी, अब हमें एग्जाम अटेम्प्ट करने का भी हमें आना चाहिए तरीका, सो दैट वी कैन स्कोर गुड। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अच्छा, एफएससी में जब हम लोग एग्जाम्स कर रहे होते थे ना तो हमें हमारे टीचर्स जो थे वो एक इस तरह बताया करते थे कि जो आपका पेपर है ना वो आपकी दुल्हन है, तो आपने उसको बहुत ज्यादा सजा के आपने उसको करना है। मैंने जो चीज नोट की है कि इट स्टिल स्टेज वैलिड। जब अगर आप पेपर बहुत ज्यादा बुरा बुरा करो या गंदा गंदा करो या जल्दी जल्दी करो ना, तो अब एक नॉर्मल साइकोलॉजी होती है कि जब जो भी बंदा उसको चेक कर रहा होगा उसका दिल नहीं करेगा कि यार मैं इसको चेक करूँ। अगर उसने गंदी राइटिंग की, ऐसे मार्क्स यूज किए हुए यूं 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 नहीं किया हुआ, तो वो हमेशा ट्राई करेगा कि यार बस ठीक है ऊपर ऊपर से गुजार देता हूँ, उसको पासिंग मार्क्स दे देता हूँ। बट हमारी ट्राई यहाँ पर क्या है कि हम एक अच्छे मार्क्स भी अचीव करें, नॉट ओनली दिस कि हम लोग बस हमें जो आते हैं हम वो लिख कर आ जाएं। तो उसके लिए इट्स इंपॉर्टेंट कि आप उसको उसी तरह ट्राई करो जितना आप प्यारा बना सकते हो। और अगर ये पूछा जाए कि मैं इसको प्यारा बनाने की पहले क्यों बात कर रहा हूँ, व्हाई एम आई नॉट टॉकिंग अबाउट द टाइम मैनेजमेंट एंड ऑल, क्योंकि मुझे लगता है कि एमबीबीएस में कभी बहुत ज्यादा कभी ऐसा मसला नहीं होता कि आपके पूरा पेपर रह जाए या पूरी एक साइड रह जाए। दे ऑलरेडी नो। और कोई अगर जो क्वेश्चन आया है ना एमबीबीएस में, आपको कोई इस तरह की फजूल किस्म की ऑफ द टॉपिक जाके डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन लिखा हुआ है यू जस्ट आंसर दैट क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि अगर आपसे एक ए के बारे में पूछा जा रहा है तो आपको क्या मुझे बी वाली चीज आती है तो मैं वो भी इसके अंदर लिख देता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यू गेट द मार्क्स फॉर द पॉइंट। आपने जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप वन वर्ड आंसर है तो आप बेशक वन वर्ड आंसर दे दो, लेकिन हाँ आप उसको प्रेजेंट इस तरह अच्छा सा करो, आप हेडिंग्स दो और वो सारा करो। वो सारी चीजें जो बिल्कुल वैलिड रहती हैं। अब टाइम मैनेजमेंट है। टाइम मैनेजमेंट है क्योंकि मैं आरएमसी का हूँ खुद भी, तो हमारा मॉड्यूलर सिस्टम होता है यहाँ पे। मॉड्यूलर सिस्टम का जो पेपर होता है उसके अंदर एक ही पेपर होता है जिसके अंदर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेम के 3 सेक्शंस होते हैं। जो कन्वेंशनल सिस्टम है उनका एक पूरा पेपर होता है एनाटॉमी का और बायो का और फिजियोलॉजी का। अब हमारे लिए जो मॉड्यूलर सिस्टम है उसके अंदर ये होता है कि एनाटॉमी के 3 क्वेश्चन हो गए, उसके 3 क्वेश्चन हो गए, उसके 2 हो गए, इस तरह करके होता है। तो
अगर तो हम लोग कभी भी, हमें इस चीज का मसला नहीं आया, या मैंने कभी किसी बच्चे से नहीं सुना कि यार मेरा पूरा पूरा सेक्शन रह गया। क्यों? क्योंकि उस पे क्वेश्चंस ही इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं कि आप एक दो पेपर जब आप एमबीबीएस के दे चुके हो ना, तो उसके बाद कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपका पूरा पूरा पेपर रह रहा हो, क्योंकि यू जस्ट अंडरस्टैंड इट कि यार वो मांगी मेरे से सिर्फ एक चीज नहीं, वन वर्ड आंसर है, तो मैं उनको वन वर्ड आंसर ही दूंगा। अब क्योंकि हम लोग सेकंड ईयर का गाइडेंस सेशन में, तो जो बच्चे फर्स्ट ईयर में पेपर्स देख कर आए हैं, स्पेशली प्रॉफ के जो देख कर आए होंगे, आई एम प्रीटी श्योर कि उनको जो है टाइम मैनेजमेंट अब तक आ चुकी होगी कि यार हमने टाइम इस तरह करके मैनेज करना है। उसके बाद ये कि जब आप क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल हिस्टोलॉजी के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको ट्राई किया करें कि सबसे एंड पर किया करें, मतलब यू जस्ट लीव सम स्पेस फॉर इट। जैसे एनाटॉमी का अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं आरएमसी में, तो एनाटॉमी का जो सेक्शन होगा उस पर आप थोड़ी सी स्पेस छोड़ दो कि जो हिस्टो की डायग्राम है आप उसको सबसे एंड पे बनाओ, क्योंकि हिस्टो डायग्राम आपको पता है कि इट्स फ्रस्ट्रेटिंग टू ड्रॉ इट, और थोड़ा टाइम भी लग जाता है, और लाइक अगर बंदा कलरिंग, इट्स लिटरली लाइक ए कलरिंग बुक, और अगर आपको, और मेजोरिटी को ऑनेस्टली फ्रैंकली स्पीकिंग मेजोरिटी को वो डायग्राम नहीं आती होती है, और हमें हमेशा वहां पर हम मार्क्स लूज करते हैं। Okay. तो रादर देन दिस कि आप उस पर अपना टाइम जाया करते हुए जस्ट लीव इट, और आप उसके बाद बाकी पेपर अटेम्प्ट कर लो, और जब आपके पास एंड पे वो वाली चीज रह जाए तो आप वो कर दो। सेकेंड ईयर में एज सच ऑरिजिन इंसर्शन वाले मसल टेबल्स नहीं है, लेकिन जहां पर आए वहां पर आप उसको टैबुलर फॉर्म में लिखो, जहां पर आप टैबुलर फॉर्म बना सकते हो किसी भी चीज के, वहां पर आप उसकी टैबुलर फॉर्म बनाओ। अगर आप नहीं बनाओगे वो चीज हमेशा लंबी होगी, खिंची जाएगी, जब भी वो चीज लंबी होगी एग्जामिनर का इतना ज्यादा दिल नहीं करेगा उसको सही तरह पढ़े। और एक एक बहुत इंपॉर्टेंट बात एमबीबीएस में जो है, आप मार्क्स आप पढ़ के भी फेल हो सकते हो और आप ना पढ़ के भी पास हो सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो बच्चे इस बात को समझते नहीं है, और पढ़ पढ़ के जाते हैं, आगे जाके मार्क्स नहीं आते हैं, फेल हो जाते हैं, रोना शुरू हो जाते हैं। ये एक बहुत गलत बात है, क्योंकि एमबीबीएस एक चीज इस तरह की है कि यार वहां पर जाके क्वेश्चन अगर उस बुक में से नहीं आया हुआ, बाहर किसी बुक से आया हुआ है, ऑल्दो यू नो एवरीथिंग, लेकिन वो क्वेश्चन ही बाहर से आया हुआ, आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। प्रॉफ का पेपर सबको पता है आसान होता है, इसमें कभी भी नहीं होता। जो इंटरनल होती है उसमें हमेशा इसी तरह होता है कि यार कोई ना कोई क्वेश्चन एक ऐसा पुठा सीधा आ जाता है कि यार हमसे वो अटेम्प्ट नहीं हो रहा, और बच्चा फिर डिसहार्ट हो जाता है, यार मैं इतना पढ़ के गया हूँ तब भी मेरा कोई फायदा नहीं हो रहा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यू शुड नो दिस, कि आप पढ़ के भी फेल हो जाओगे और आप ना पढ़ के भी पास हो जाओगे। सो आप अपने इंटरनल को एक क्राइटेरिया ना रखो कि यार मैं सही पढ़ रहा हूँ, या मैं सही जा रहा हूँ, या मैं गलत जा रहा हूँ। तो ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा इफ देयर इज एनीथिंग एल्स, आपका कोई क्वेश्चन हो, या बच्चों अब का हम कोई थोड़ा सा इसकी तरफ से क्लोज करते हैं डिस्कशन को, और हम चलते हैं को करिकुलर्स के ऊपर। मतलब को हाँ, that's my करिकुलर्स favorite कितना topic. इम्पोर्टेंट है? कितनी इम्पोर्टेंट हाँ, है एमबीबीएस में? आई थिंक कि अगर को करिकुलर एक्टिविटी ना हो तो शायद बच्चे का जो ग्राफ होता है वो यूं जाता है, अगर को करिकुलर एक्टिविटी ना हो। और को करिकुलर एक्टिविटी से मुझे नहीं पता लोग इस तरह क्यों समझते हैं कि यार अगर बच्चे की कोई को करिकुलर एक्टिविटी है तो वो पढ़ाई से दूर हो रहा है, ये यूं हो रहा है। ये बिल्कुल गलत बात है। अगर कोई सीनियर आपको आके ये भी कहता है ना कि यू आर स्पेंडिंग वे टू मच टाइम इन अ सोसाइटी, या यू आर स्पेंडिंग वे टू मच टाइम इन सम सॉर्ट ऑफ स्पोर्ट या ड्रामेटिक्स या मूवी मेकिंग या एनीथिंग, ये सारी बातें इतनी गलत है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आई हैव सीन सम किड्स जो कि स्पोर्ट्स वीक होता था, स्पोर्ट्स वीक के अंदर बैठ के घर बैठ के रटे मार रहे होते कि यार हमारा पहले ये बहुत ज्यादा रह गया, अब हम इसको स्पोर्ट्स वीक में बैठ के कवर करेंगे, बट एवरीबडी इज एंजॉयिंग इन द स्पोर्ट्स वीक। वो सारे कॉलेज में जाके वो एंजॉय कर रहे हैं, और ये बच्चा जो है वो घर बैठ के पढ़ रहा है, और इन दी एंड एग्जैक्टली वो उसी जगह पर खड़ा होता है जहां पर वो दूसरा वाला बच्चा खड़ा होता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि इसकी वजह से आप पीछे रहते हो। अब को करिकुलर एक्टिविटी को किस तरह डील करना है, आपने क्या क्या करना है, सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेडिकल कॉलेज में आने के बाद सोसाइटी ज्वाइन करना। जितना मर्जी आपको कोई बंदा बुरा भला कहे, आपने सोसाइटी तो लाजमी ज्वाइन करनी है ना, एटलीस्ट वन सोसाइटी, और उसके अंदर आपकी पार्टिसिपेशन इतनी ज्यादा होनी चाहिए, इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि आपको लगे, आपको वाकई लगे कि यार आपका टाइम ज़ाया हो रहा है। इतनी ज्यादा पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। अगर वो पार्टिसिपेशन आपकी नहीं होगी ना, तो आप हमेशा आप एमबीबीएस को एक पता नहीं आप क्या बना लेंगे, अपने सर पे एक अजाब सवार कर लेंगे। वो सोसाइटी को ज्वाइन करना, अगर मैं पर्सनली बात करूं, मैंने फर्स्ट ईयर में आते साथ, हालांकि मेरा कोई एक्सपोजर वगैरह नहीं था, लेकिन मुझे था मैंने कोई सोसाइटी ज्वाइन करनी, मैंने बस वो किताबी कीड़ा नहीं बनना। आई ज्वाइन सिंक, और इट्स बीन लाइक 2.5 years जब से मैंने सिंक ज्वाइन किए, और मैंने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया इसके अंदर। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा अभी तक कोई एक सिंपल 10 मार्क्स वाला क्लास टेस्ट भी नहीं जो मेरा फेल हुआ। सो लाइक मैं यहाँ पे बैठ के मैं ये कह रहा हूँ, और मैं बड़ी ढिठाई से बोल रहा हूँ कि कभी भी सोसाइटी की वजह से आपका पढ़ाई आपकी ज़ाया नहीं होती है, कभी भी नहीं होती है। और अगर तो स्पोर्ट्स के बारे में बात करें, तो आई एम पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन फुटबॉल। हम लोगों की फर्स्ट ईयर से लेकर अभी तक फुटबॉल की टीम थी, और हम लोग जब फर्स्ट ईयर में आए थे तब भी हम लोगों ने इतने ज़्यादा फुटबॉल मैचेस खेले थे कि ऑल्दो एक फर्स्ट ईयर की टीम जो है वो अपने सीनियर्स को कभी भी नहीं हराती, बट वी वेंट टू द फाइनल्स, और फाइनल में जाके हम लोग पेनल्टीज में हार गए थे। बट उसका फायदा ये होता है कि एक तो स्पोर्ट्स में जाने के बाद
आपकी अपने क्लास वालों से बहुत ज्यादा अच्छी दोस्ती होना शुरू हो जाती है, क्योंकि व्हेन यू प्लेइंग एज अ टीम तो आपकी जो एक सोशल लाइफ है वो बहुत ज्यादा डेवलप होना शुरू हो जाती है। वो कोई भी गेम हो सकती है, वो जरूरी नहीं है फुटबॉल हो, वो बैडमिंटन हो सकती है, टेबल टेनिस हो सकती है, बास्केटबॉल हो सकती है, व्हाटएवर द गेम। लेकिन सोसाइटीज और स्पोर्ट्स, ये दो इस तरह की चीजें हैं कि अगर ये ना हो तो मुझे नहीं पता, आई ऑनेस्टली हैव नो आइडिया कि सोशल सर्कल्स उसके अलावा किस तरह बनते हैं। ये चीजें जरूरी होती हैं। आप अगर को करिकुलर एक्टिविटीज में नहीं जाओगे तो आपकी दोस्तियां ऐसा नहीं बन सकती। हाँ, इस तरह हो सकता है आपके एफएससी से कोई दोस्त हो, वो यहाँ पर आपके आ रहा हो साथ और वो उसके साथ हो। सेकेंडली, जो स्पोर्ट्स होती हैं, स्पोर्ट्स की वजह से आपके ये एक बहुत ही साइंटिफिक किस्म की बात लग रही है, बट स्पोर्ट्स से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जो कि ये एक फैक्ट है। और एंडोर्फिन्स रिलीज, देयर लाइक द हैप्पीनेस हार्मोन्स। अब आप एक जगह, एक बंद कमरे में आप बैठ के पढ़ते रहो, आप 2-2 घंटे पढ़ते रहो, जाहिर सी बात है एक बहुत ही लाइक बच्चे जिसको पढ़ने का बहुत माइंड ज्यादा भी शौक डेवलप होगा, हो वो भी जाता एट है ना, सम मतलब आप पढ़ते एग्जैक्टली रहो हो जाते हैं। कॉन्टिन्यूसली तो। एग्जैक्टली और मेरे ख्याल एक बहुत लाइक बंदा जो उसी माहौल के अंदर बैठे रहे, वो भी शायद डिप्रेशन में एट सम पॉइंट चला जाएगा अगर उसकी कोई को करिकुलर एक्टिविटी नहीं होगी। सो स्पोर्ट्स हो गई, सोसाइटीज होगी, ये चीजें जो है जितना ज्यादा इनके ऊपर हम एनफोर्स करें ये बात कम है। और लाइक लोगों को इसमें जाने ही जाना चाहिए जो मर्जी, इट्स नेवर टू लेट। अगर फर्स्ट ईयर में किसी ने ज्वाइन नहीं किया वो अब ज्वाइन कर ले। और सोसाइटीज खास तौर पे, स्पोर्ट्स में आपको पता है हमारा यहाँ पे इतना ज्यादा कम ही होता है बंदों का, लेकिन स्पोर्ट्स में जाना चाहिए। और हाँ, स्पेशली मूवी मेकिंग, मूवी मेकिंग एक इस तरह की चीज है कि शुरू में बच्चा डरता बहुत बहुत ज्यादा है कि यार ये हो जाएगा, मेरे अंदर तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मैं बना भी नहीं सकता ना, मैं उसके अंदर एक्ट कर सकता हूँ। बट देयर हैज टू बी अ स्टार्ट। आप पढ़ाई कर रहे हो उसके लिए भी स्टार्ट एक लेना होता है। आप कुछ कोई भी आप एक्टिविटी हो, स्पोर्ट्स हो, कोई मूवी मेकिंग होगी, आपको फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा। और जब तक आप वो फर्स्ट स्टेप नहीं लोगे आपके अंदर वो कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सो मूवी मेकिंग एक इस तरह की चीज है कि जिससे ना मैंने नोट किया कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट होता है, एकदम से बूस्ट होता है, क्योंकि बिल्कुल पब्लिक चीज है ना, मूवी बना के आपने कहा पब्लिक में जानी है। और जब आप दोस्तों के साथ काम कर रहे हो या एक्टिंग एंड लाइक आपको वो चीज वो एक कॉन्फिडेंस देती है। तो कॉन्फिडेंस जो है अगर बिल्डअप करना है तो मेरा ख्याल है मूवी मेकिंग से वो इट शुड बी द फर्स्ट स्टेप। उसके वजह से बाकी ब्रांचेस निकलती हैं और आप बाकी चीजों के एक्टिविटीज के अंदर भी It's जो है इन्वॉल्व actually होते हैं। enjoying as well, or thrilling bhi hota hai when you're बहुत ज्यादा। making the movie and you're like behind the scenes and all that stuff. You enjoy a lot. Like I personally have been part of this movie making stuff. So isse acha hamara final ye kya message hona chahiye कि it doesn't affect our studies. हमारे जो एग्जैक्टली। co-curriculars हैं, so we should go for it. और आप अभी final क्या message देना चाहोगे सबको? मैं फाइनल इसी बात पे एंड करना चाहूंगा। आई एम हैप्पी कि हमने को करिकुलर पे थोड़ा ज्यादा टाइम लगाया है। एमबीबीएस में आने के बाद इट्स नॉट जस्ट पढ़ाई। जो बच्चा उसको इस तरह डील कर रहा है कि यार मैंने सिर्फ पढ़ना है, वो बच्चा बिल्कुल गलत कर रहा है एंड ही इज वेस्टिंग हिज लाइफ। दीज आर सपोज टू बी द बेस्ट 5 years ऑफ आवर लाइफ। और अगर हम लोग इसको इस तरह डील करेंगे कि यार हमने सिर्फ पढ़ना है और हमने कुछ भी नहीं करना है, एक किताबी कीड़ा बन जाना है, ऑनेस्टली एट सम पॉइंट हम लोग वो किताबी कीड़ा भी नहीं बन सकेंगे, क्योंकि हम लोग अपना जो है बिल्कुल अपना माइंड बंद करें, वी आर जस्ट लिविंग इन बबल। आपको सोशल लाइफ आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और सोशल लाइफ अच्छी करने का तरीका सोसाइटी से, स्पोर्ट्स है, और जिन जिन चीज़ों में जो है ग्रुप एक्टिविटीज होती हैं वो होता है। सो जस्ट प्लीज डोंट waste your life and make these 5 years worth remembering, कि आप जब बाद में अपने दोस्तों के साथ बैठे तो आप ये वाला टाइम याद करो, नॉट दैट कि आपको ये याद आ रहा हो कि यार उस वक्त मैं घर में बैठ के जो है मैं पढ़ रहा होता था या मैं पढ़ रही होती थी। सो दिस वुड बी माय मैसेज। Okay, thank you so much, Hamza. आपने हमें time दिया in this session, and I hope it would be beneficial for others जो भी ये session देखें, like getting tips and stuff. So thank you so much. Thank you so much for inviting. Yeah, thank. Okay.